फील्ड्स हम लोगों ने चूज किए हुए हैं। Okay. जैसे एक आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड हमने लिया हुआ है। Okay. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमारा मोस्टली चलता ही है मुरादाबाद रीजन के हिसाब से। हम्म। तो उन दो फील्ड में मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं। आजकल तो हमने आईटी सेक्टर्स का भी बहुत सारा मतलब जो डिमांडिंग है उस डिमांड के हिसाब से अपने आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे आईटी स्किल्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। डेटा एनालिटिक्स इस समय बहुत घूम के चल रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, लाइक अभी तो एआई स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ स्कूल में क्यों नहीं मतलब इंट्रोड्यूस करते, या स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं बड़े लेवल पे, ये उनको क्यों नहीं करती? बच्चे को 12th के बाद भी क्यों इसमें मतलब अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? क्यों और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल के अंदर ये स्किल्स के अंदर एड ऑन क्यों नहीं कर रही है? कॉलेज के अंदर इन चीज़ों को एड ऑन, जिससे कि उसको अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सारी स्किल्स सीखने के बाद भी कुछ अर्निंग का मौका मिले। क्योंकि भाई आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप कर रहे हो मुरादाबाद में, अच्छा आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर गवर्नमेंट ऐड ऑन कर लेगी अपने करिकुलम में, तो मुझे लगता है कि बच्चे को फिर एक गाइडेंस शुरू से मिलेगी। वो बचपन से ही या अपने कुछ ऐसे टाइम पीरियड से ही 5th क्लास से ही वो अपनी सोच लेगा कि हाँ मुझे इस वाले डिपार्टमेंट को पॉलिश करना है, जिसमें हम उनको अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे। क्योंकि 12th के बाद उस पर इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना अच्छे से आराम से पॉलिश कर सके। वो चाहता है कि विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर में जल्दी से कर लूँ और जल्दी से कमाने शुरू हो जाऊँ, क्योंकि वो 12th के बाद बहुत तेज़ी में होता है। और वही अगर हम चीज़ इसको 10th 9th के अगर साथ शुरू कर दें तो हम उसकी ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। Welcome Arman sir, and yeah, welcome for this podcast and giving your time. थैंक यू। आज आप पॉडकास्ट पे आए हैं, हम डिस्कस, जैसे आप एक हेड जैसे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर सो लॉन्ग, और मैं आपको उतने टाइम से जानता हूँ। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स आते हैं और अपनी अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग्स और अपनी आर्किटेक्चरिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने पॉलिश करते हैं, और आप उनको इतने सालों से गाइड भी कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके ऑब्वियसली हर्डल्स भी आते होंगे, आप उसको अलग तरीके से अपने सॉल्व करते होंगे, उनको भी बताते होंगे। तो उस चीज़ की जर्नी आप हमसे और हमारे व्यूअर से शेयर करें कि आपने इतने 10+ ईयर्स में जो सारी चीज़ों को डेवलप करा है अपने अंदर और मुरादाबाद की इंडस्ट्री के अंदर, वो कैसे आपको आगे वाले टाइम में और बेहतर करना है, और आने वाले टाइम के लिए वो क्या क्या चीज़ें आप उसमें सोच रहे हैं, आप बताएं अपने ओपिनियन के हिसाब से। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक्स ऑफ मिस्टर महाज। और कहीं ना कहीं पहले हमारा आपसे जुड़ाव भी रहा है, जी बहुत पुराने बिल्कुल। समय से रहा है। जी जी और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, थैंक इन यू। सब चीज़ों के लिए। जैसे आप पूछ रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर से मैं इस इंडस्ट्रीज में हूँ। हालांकि ये हम लोगों का मुरादाबाद में जो एस्टेब्लिश हुआ 2008 से हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट था। और मोस्टली पहले हम लोग मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के परफेक्ट्स पे यहाँ पे आए थे। कैट सेंटर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क करती है। लेकिन जैसे जैसे मुरादाबाद की इंडस्ट्रीज का पता चला या समझ आया चीज़ें किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप करनी है, उसके हिसाब से हम लोगों ने चीज़ें चेंज की। जैसे हम मुरादाबाद हमारा पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो मोस्टली जो यहाँ का कल्चर है या मुरादाबाद का जो मोस्टली इकोनॉमी डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। बिल्कुल। और उसी इंडस्ट्रीज से ज़्यादातर जो लोअर कैंडिडेट्स हैं या लोअर तबका है उससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कोई आपस में जो है उनका लिंकअप रहता है। बिल्कुल। वहीं से हमारा थोड़ा सा और चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। बात करते हैं डिजाइनिंग्स की, कि जिस मोटिव से या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग्स पे। तो डिजाइनिंग्स में क्या होता है, जैसे हमने प्रोडक्ट का पहले क्या होता था, नॉर्मली प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता था, वहां से जो है वो नक्काशी का काम होता था। जितना पुराना समय था उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज था नहीं, तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे जो है नॉर्मल हाथ से लोग काम करते थे, जिसे हम नक्काशी कारीगरी बोलते थे मुरादाबाद के जो ब्रास में जो काम करते थे। ठीक है। अभी क्या हुआ है, उसको धीरे धीरे मतलब चेंजेस तो हालांकि लास्ट 5 ईयर से ये पूरे चल रहे हैं,
ओके। और उसमें डिजाइनिंग्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले हुआ है, जिससे कि काम करने में आसानी भी हुई है, और जिसमें आपका बायर हुए या फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की डिजाइनिंग्स हुई। अब उसमें हेल्प क्या हुआ, जिस प्रोडक्ट को या मॉडल को हमें डेवलप करने में काफी समय लग जाता था एक कारीगर को बनाने में, उसको हम बहुत जल्दी अगर बात करते हैं 1 दिन या 2 दिन में उसको डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसकी क्या टेक्नोलॉजी आप डेवलप कराते हैं? उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं जो इंडस्ट्रीज यूज करती है। जैसे अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग इन द सेंस किसी मॉडल को अगर हमें डेवलप करना है तो पहले उसकी हमें साइजिंग पे काम करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का मॉडल जो है वो साइजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, कितना साइज उसका वेरी करेगा, किस साइज से उसका हमें जो है वो प्राइस और रेशियो निकालना होता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग प्रोसेस होता है। उस ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हम ऑटोकैड का यूज करते हैं, जो नॉर्मली हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए यूज होता है, जो कि बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। मोस्टली लोग ऑटोकैड के बारे में अगर इंजीनियरिंग को वेल नोन जानते हैं या डिजाइनिंग, ये एक ऐसा है, मैंने सुना है कि हर इंडस्ट्री को रिलेट करता है, हर इंडस्ट्रीज को रिलेट, इलेक्ट्रिकल हो। हाँ, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये मतलब पहले मतलब बहुत से मैंने अपने कैंडिडेट्स भी थे तो वो ऑटोकैड को सिविल से ही सोचते थे कि ये सिविल के लिए बना है। बिल्कुल। आप इसको थोड़ा डिफाइन करें कि सिर्फ सिविल के लिए ही बना है या और चीजों के लिए भी बना है? मैं डिफाइन कर देता हूँ। ऑटोकैड देख लिए, अगर बेसिकली हम बात करते हैं कैड से, अगर हम समझ में आता है तो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग्स का एक वर्ड है, जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइनिंग करते हैं। अब वो डिजाइनिंग्स की अगर बात करते हैं, मैकेनिकल फील्ड भी हो सकती है, सिविल की फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? लाइक हमें अगर सिविल में प्लान क्रिएट करना है तो वहां पे हमें ऑटोकैड की हेल्प लेनी होगी। अगर मैकेनिकल के अंदर जाते हैं या प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं तो हमें अगर सोफा भी है, चेयर भी है, तो उस पार्ट का अगर ड्राफ्टिंग करनी है, लाइक हमें मेजरमेंट क्रिएट करनी है, तो वहां पे भी हमें कैड की रिक्वायरमेंट होगी, ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की अगर बात करता हूँ, लाइक मेरे को सर्किट डिफाइन करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिजाइन करना है, मेजरमेंट उसकी अगर बात करता हूँ, या इलेक्ट्रिकल में वायरिंग सिस्टम पे काम करना है, तो वो पूरे का पूरा हमारा वहाँ ऑटोकैड का यूज करना है। तो अभी आपके पास जो ज्यादातर कैंडिडेट आते हैं, जैसे आपने बोला मुरादाबाद एक ब्रास इंडस्ट्री है, तो आपके पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं या फिर बच्चे किस उसके लिए आते हैं? मतलब कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग मुझे लगता है कि मुरादाबाद में काफी फेमस है, तो और जैसे आपके पास बेस्ट सारे उनके ऑप्शंस रहते हैं, तो आप जो है उनको प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जैसे हेल्प करते हो, तो उसमें उनका क्या पॉलिश होता है, उनकी क्या स्किल्स पॉलिश होती हैं? स्किल पॉलिशिंग की अगर बात करते हैं, हमारे पास जो आज के टाइम में, क्योंकि अभी जैसे जैसे इंजीनियरिंग का थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, लास्ट 5 ईयर से डाउनफॉल रहा है मैकेनिकल और सिविल के अंदर, और CSIT के अंदर बच्चा ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हमारे पास जो इस समय मोस्टली डिमांडिंग स्टूडेंट्स रहते हैं वो 12th के बाद आते हैं। 12th के बाद क्या करते हैं, बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है करियर स्किल्स की, कि वो 12th करने के बाद अपने आप को एक स्किल्स, जैसे कि हमारा एक इंडियन कल्चर्स भी अभी रहा है, और मोदी जी का जैसे रहा है कि डिजिटल इंडिया आपको बनाना है, तो डिजिटल इंडिया में आपको हुनर सीखो, सीधी सी बात है, हुनर लो नौकरी पाओ वाली बात है। तो अगर आपको हुनर अगर लेना है तो वहां पे कुछ डिजिटल स्किल्स अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी। उसमें कुछ फील्ड्स हम लोगों ने चूज किए हुए हैं, जैसे एक आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड हमने लिया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमारा मोस्टली चलता ही है मुरादाबाद रीजन के हिसाब से, तो उन 2 फील्ड में मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं। आजकल तो हमने IT सेक्टर्स का भी बहुत सारा, मतलब जो डिमांडिंग है उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जैसे IT स्किल्स में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, डेटा एनालिटिक्स इस समय बहुत बूम पे चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, लाइक अभी तो AI मशीन लर्निंग और इन सब चीजों पे भी हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो हम ये चीज स्कूल में क्यों नहीं मतलब इंट्रोड्यूस करते, या स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है या अथॉरिटीज हैं बड़े लेवल पे, ये उनको क्यों नहीं करती? बच्चे को 12th के बाद ही क्यों इसमें मतलब अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? क्यों और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल के अंदर ये स्किल्स के अंदर एड ऑन क्यों नहीं कर रही है, कॉलेज के अंदर इन चीजों को एड ऑन, जिससे कि उसको अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सारी स्किल सीखने के बाद भी कुछ अर्निंग का मौका मिले? क्योंकि भाई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप कर रहे हो मुरादाबाद में, अच्छा, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर गवर्नमेंट ऐड ऑन कर लेगी अपने करिकुलम में, तो मुझे लगता है कि बच्चे को फिर एक गाइडेंस शुरू से मिलेगी, वो बचपन से ही या अपने कुछ ऐसे टाइम पीरियड से ही 5th क्लास से ही वो अपने सोच लेगा कि हाँ मुझे इस वाले डिपार्टमेंट को पॉलिश करना है, जिसमें हम उनको अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे, क्योंकि 12th के बाद उस पे इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना अच्छे से आराम से पॉलिश कर सके। वो चाहता है कि विद इन 6 months, विद इन 1 month या विद इन 1 year में जल्दी से कर लूं और जल्दी से कमाने शुरू हो जाऊं, क्योंकि वो 12th के बाद बहुत तेजी में होता है। और वही अगर हम चीज इसको 10th 9th के अगर साथ शुरू कर दें तो हम उसकी ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। आप इस चीज के लिए कैसा सोचते हो? बिल्कुल,
जैसे क्या हुआ, आपने पूछा कि हम्म। 10th या 12th के बाद इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ऑब्वियसली काम करना चाहिए, उससे हम्म। पहले काम करना चाहिए। हम्म। और आजकल हम लोग इस तरीके के सेमिनार्स कर भी रहे हैं, हम्म। मतलब हम लोगों को एक अवेयरनेस सेमिनार्स दे रहे हैं। जैसे लास्ट हमारा कल ही एसएस चिल्ड्रन एकेडमी में था, हम्म। उससे पहले हमारा आर्यभट्ट में भी रहा, उससे पहले और भी बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग हम्म। इवन जो विलेजेस से जुड़े हुए गाँव हैं उनको हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। क्यों जी। प्रोग्राम्स दे रहे हैं? हम्म। क्योंकि बच्चा 12th के बाद ना एक मोड में ये होता है कि अब मेरे को नौकरी ही चाहिए। ओके। उसके बाद एक लिमिटेड पीरियड्स होता है 12th के बाद भी, भैया अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब हम्म। 12th के बाद मेरे को नौकरी चाहिए हम्म। और मेरे को अर्निंग करनी है। हम्म। ये हमारी एक मेंटेलिटी सोच भी हाँ है। हाँ। और कई बार क्या होता है, हमारी इंडिया की अगर बात करते हैं, बहुत सारी जो नॉर्मल हम्म। जनरेशन है या फिर हम कह देते हैं जो नीचे वाले लोग हैं, तो उसमें क्या रहता है यार, एक टाइम के बाद आपको भैया कुछ ना कुछ अर्निंग अनप्रिविलेज्ड करनी लोग है, वो थोड़ा चाहते हैं करना कि है, दे शुड डू दे शुड समथिंग। डू समथिंग, कि हमको कुछ अर्न करना चाहिए। हम्म। परिवार से भी थोड़ा सा प्रेशराइज एग्जैक्टली। रहता है कि भाई आपने 12th कर लिया, आप कुछ थोड़ा सा देखो। हालांकि वो चीजें अब धीरे धीरे चेंज हो जा रही हैं, लेकिन अब उसमें टाइम का क्या यूटिलाइजेशन रहता है। अब स्कूल्स में जो सिलेबस है हमारे, जैसे 10th का सिलेबस हो जाता है कई बारी। अब हमारी जो जनरेशन है या पहले की जो सोच है वो ये है कि आपको नीट करनी है, आईआईटी करना है। इन सब में चीजें लगी हुई हैं कि आपको नीट करो, या तो नीट की प्रिपरेशंस कर लो, या आईआईटी में आप चले जाओ। तो वहां पे जो सोच है वो अभी आगे जा ही नहीं रही, लॉक हो चुकी है। वो लॉक हो चुकी है। वो आपको पहले यही सिखाते हैं घर वाले, या जिससे भी आप मिलोगे, भैया नीट कर लो, या तो IIT इंजीनियर कर लो, बन जाओ, डॉक्टर बन या जाओ। डॉक्टर बन जाओ। लेकिन ये कल्चर अब चेंज हो रहा है। चेंज क्यों और हो रहा है? जबकि हमें पता है कि उनका जो रेशो है नीट और मतलब जो है बहुत ही परसेंट कम है। परसेंटेज कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स नीट्स में, Exactly. लिमिटेड सीट्स आपकी आईआईटीज में है। exactly. तो उतने कॉलेजेस भी नहीं है, उसके बाद हमें प्राइवेट्स में जाना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इंडिया की नीट की फीस, बहुत ज्यादा अगर है। डॉक्टर्स की बात करता हूँ, एमबीबीएस की, बहुत सारे लोगों का अफोर्ड करना ही भारी है, तो फिर वो बाहर भेजते हैं, वरना हमारे पास आते हैं। वरना फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यही आती है कि हमारी जो मेंटेलिटी बनी हुई है पहले से, हालांकि अब उसको थोड़ा सा ब्रेक इवन पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अपने मुरादाबाद मंडल का हो गया, जैसे हम लोग मुरादाबाद में भी हैं, बागबड़ा नियर बाई हमारा एक ऑफिस है, बिजनौर भी हमारा ऑफिस है, रामपुर हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है, वहाँ भी हम लोग चला रहे हैं। तो इस मंडल के अंदर हम लोग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिससे लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए कि आप इसके बाद भी ये सब चीजें कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको दूं, अभी दिवाली के टाइम पे मेरा मिलना हुआ एक कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी गजरोला की, वहां पे मैं गया। तो एक टीचर है, उनका एक मतलब लड़का था, उन्होंने मेरी बात चल रही थी, तो कुछ मतलब उसने प्रोग्राम्स 8th के बाद सीखने स्टार्ट किए। आईटी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए उसने, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, पीएचपी और सी प्रोग्रामिंग, उसने डेवलपमेंट में काम किया। अब वो डेवलपमेंट में काम करते हुए, फ्रीलांसिंग काम करते करते कुछ ऐसी कंपनीज तक पहुंच गया। वो कंपनीज मतलब यूएसए की बहुत अच्छी कंपनी है, फ्रीलांसिंग काम कर रही है। उसका इस समय भी पैकेज 40 लाख के अप्रोक्स आसपास है। और अब वो जाके कहीं ग्रेजुएशन बीटेक में एडमिशन ले रहा है, वो भी मतलब प्राइवेट। तो वो स्किल्स ही हैं, उन स्किल्स के बिहाफ पे, बट वो बहुत पॉलिश है, बहुत पॉलिश है। मतलब उसको स्किल्स, क्योंकि उसको उस टाइम अवेयरनेस थी, या कह लीजिए अपना एक अंदर से आता है कि भैया मेरे को यही करना है। क्योंकि गाइडेंस भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में चीजें क्लियरेंस में देता है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता। जब गाइडेंस प्रॉपर नहीं हो पाता तो चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होती। अब हमारे घर में क्या होता है, भाई आईआईटी का एक नीट की प्रिपरेशन कर लो। नीट के लिए भी नॉर्मल कोचिंग्स की अगर बात करता हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से उनकी फीस जाती है। 4 साल या 5 साल बच्चा प्रिपरेशन करता है। 8th के बाद अब तो कल्चर ये हो गया मुरादाबाद का, 8th के बाद नॉन अकेडमिक करा देते हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन पे लग जाइए आईआईटी और नीट्स की। उसके बाद क्या होता है, आपने नीट प्रिपरेशन कर ली, क्लियर कर लिया, नहीं भी हो पाता, मतलब उसमें रेशियो कम रहता है। अगर नहीं हुआ, अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर की ही मोटा मोटी बात करता हूँ, आपने कहीं बाहर से किया, क्लियर नहीं हुआ, 1% बच्चों का, 10% 20% बच्चों का क्लियर नहीं हुआ। अब बाहर जाते हैं, वहां पे भी 20 लाख 25 लाख 30 लाख नॉर्मली खर्च कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका भी 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। कई बार डॉक्टर एमबीबीएस में जब प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद भी अपना ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद भी आपको एमडी करना है, उसके बाद भी आपको एफएमसीजी बहुत सारी चीजें क्लियर, तब जाके एक अच्छा आप डॉक्टर बनेंगे, फिर क्लिनिक और ये सब चीजें। तो बहुत अच्छा बजट उसके लिए चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट आपका होना चाहिए कि स्किल्स आपको कितनी जरूरी हैं। कितनी जरूरी चीजें ये हैं कि अगर आप स्किल्स अच्छा कर रहे हो। पेरेंट्स भी मैंने देखा है, बीइंग लाइक काइंड ऑफ एज अ हेड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, के थोड़ा प्रेशराइज करते हैं
कि उनको दिख रहा है कि कैलिबर नहीं है स्टूडेंट के अंदर, फिर भी वो एडमिशन जबरदस्ती करा गए या नीट में जबरदस्ती एडमिशन करा दिया, वो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर कि नहीं तू नीट कर डॉक्टर बनना है या आईआईटी निकाल। तो इस तरीके के 100% आपके पास भी आते होंगे कि नहीं वो कह रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम डिजाइनिंग सीखो। आपको मतलब एज अ बीइंग ऑब्वियसली एजुकेटर और आप एक्सपीरियंस हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि हम पेरेंट्स को क्या एडवाइस देनी चाहिए हमें एज अ? देखो मेरी जो एडवाइस रहती है पेरेंट्स से, मोस्टली मैं डेली 10 से 20 लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ, और मुरादाबाद भी हुआ या किसी रीजन में सभी जगह बैठता भी हूँ। तो जो पर्सनली मिलते हैं मेरे से बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से ना मिलके स्टूडेंट से मिलना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो 1 to 1 एक कम्युनिकेशन बच्चे के साथ होता है। उससे ये रहता है कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं चल रहा है उसके और दिमाग में, क्या उसकी डिमांडिंग स्किल्स है, क्या वो करना चाह रहा है। लाइक अगर उसको एमबीबीएस ही करना है, डॉक्टर ही बनना है, तो डिजाइनिंग में मत डालो उसे, आप उसको एमबीबीएस की तैयारी कराओ, आईआईटी की प्रिपरेशंस कराओ, या जो भी अदर थिंग्स, बहुत सारी प्रिपरेशंस गवर्नमेंट्स की हैं, आप उसकी प्रिपरेशंस कराओ। बस उसका एक मोटिव या टारगेट उसका होना चाहिए। आप उसको जबरदस्ती प्रेशराइज मत करो भाई आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा इन द सेंस आप जो कराना चाहते हो उसको, एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हो, वो नहीं बन पाएगा। डॉक्टर बन जाएगा लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ऐसे हमारे उसमें भी है कि लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं तो जबरदस्ती सीख रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया है, और वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रेशर कर रहा होता है, टीचर भी उसके ऊपर पूरी मेहनत करता है, फिर भी वो चीजों को कैलिबर से नहीं पूरा कर पाता। ऐसी आपके डिजाइनिंग में भी अगर बच्चा आके बैठेगा और जबरदस्ती उसका एडमिशन करा के अगर कोई चला जाएगा कि नहीं इसे डिजाइनिंग सिखाएंगे और इसका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब लग जाएगा, या फिर ये सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे डिजाइनिंग बनाने लगेगा, आर्किटेक्ट बन जाएगा या इलेक्ट्रिकल डिजाइनर बन जाएगा, तो वो फिर जब उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो सोचता है कि नहीं मुझे तो जो है डॉक्टर बनना था, मुझे यहाँ डिजाइनिंग में कर दिया, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे कैंडिडेट्स को? कई बार क्या होता है ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हालांकि हम इन सब चीजों का स्टार्टिंग्स में कुछ ध्यान रखते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं, बात करते हैं बच्चों से थोड़ा सा, वहां भी उस समय हम उसकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई आपको अगर फील्ड चुन रहा है या समझ रहे हो चीजों के बारे में, थोड़ा सा पहले उससे बात करते हैं। बट स्टिल द पेरेंट्स आर नॉट रेडी, स्टिल द पेरेंट्स कई बार नहीं रेडी होते कि भाई हमें कराना है बच्चों को, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज्यादा बजट नहीं है, हम लोगों का बजट भी इतना ही है। तो अब एक बच्चे की मजबूरी बन जाती है कि यार अब करना तो है ही, और मेरे को जॉब भी लेनी है इन सब करने के बाद। तो वो जॉब लेते टाइम पे कोर्स तो कर लेता उससे, लेकिन अब परेशानी जब स्टार्ट होती है उसको, क्योंकि उसने कोर्स तो किया बट नॉलेज उसकी थोड़ी, उसकी जो नॉलेज थी वो ब्लर मतलब कोर्स पे जो हम लोगों को फोकस करना चाहिए था, उस एट द टाइम हमें क्या डिजाइनिंग्स करनी है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि अब जो फोकस है वो कंसंट्रेट नहीं रहा उसका, तो वो चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाती हैं। फिर उसको कहीं ना कहीं 1 साल 1.5 साल वो फिर उसका टाइम जो है ड्यूरेशन बढ़ जाती है, एक्सटेंड होती है, फिर वो डिजाइनर तो बन जाता है, जॉब भी ले लेता है फिर, लेकिन वही बात आ जाती है कि आपकी सैलरीज के जो पैकेजेस हैं वो मैटर करते हैं। आप 30 से लेकर 20,000 15,000 और 25 मतलब 40,000 तक आप स्टक हो जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, नॉर्मल जो हेयर सलून्स वाले होते हैं, बाल काटने वाले होते हैं, 100 या 200 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्किल्स वाले लोग हैं, जैसे हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, एक हेयर कटिंग के 1 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, 2 लाख। यानी सीधी सी बात यह है, अगर आप टेलर बनोगे तो आपको नॉर्मल, या फिर आपको अगर अच्छा डिजाइनर बनना है तो आप सेलिब्रिटीज के देख सकते हो कितने अच्छे चीजें, तो आपको सेम थिंग वो चीजें क्लियर करनी है। डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती, आपका पैशन मैटर करता है, पैशन मैटर करता है कि आपको उस फील्ड के लिए कितने एग्रेसिव हो, कितनी पैशनेट हो, आपको कहाँ कितना वो आप उसमें कितना खुद से यूनिक करोगे, तो आप उसके लिए फिर जितना डिमांड चाहो उतना डिमांड कर सकते हो। इवन कोई टारगेटिंग ऐसा नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हो। बहुत अच्छे लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो सिर्फ 20,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है। मेरे ऐसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स भी हैं सीएल गुप्ता डिजाइन को, तो इस समय 70,000 60,000। मेरे पास कई बार भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है कि आप हमें ऐसा डिजाइनर दे दो जो अपने आप से डेवलपमेंट कर सके। टेलर नहीं चाहिए मेरे को, डिजाइनर चाहिए जो खुद से यूनिक डेवलपमेंट कर सके। मैं उसको 1 लाख सैलरी भी पे कर सकता हूँ। ऐसे डिजाइनर्स के भी मेरे पास कई बार एग्जैक्टली हर जगह हर चीज की डिमांड रहती है, और जब तक कि आप यूनिकनेस नहीं डालोगे खुद से पैशन लाके, जब तक आपकी डिमांड भी कोई नहीं सुनेगा। अगर आप सिर्फ कस्टमाइज होके या एक तरीके से आपने करिकुलम को फॉलो करके अपने आप
आपको तैयार करा है, तो आपको फिर एक दूसरे की ही तय की हुई आपको सैलरी मिलेगी और आप उसी पे ही रहोगे और आप स्टक हो जाओगे। आपको यूनिकनेस अपने पैशन को ही वो करना चाहिए, वो यूनिकनेस आपको अपना डालना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी आप कर रहे हो, मतलब सीधा सा ये मेरा कहना है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, चाहे आप डिजाइनिंग्स कर रहे हो, बाहर जाना है आपको, स्पोकन आप कर रहे हो, एडिट्स आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए आपको अपना पैशन डालना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से उस पर लगाना पड़ेगा। देन आप रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं। मैं जिस फील्ड से आता हूँ, इवन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से आता हूँ। और मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, MIT से बीटेक किया था। लेकिन पैसेंस होता है कई बार, बिजनेस करने का पैसेंस था, जॉब करने का पैसेंस था नहीं, नौकरी नहीं करनी थी। स्टार्टिंग में नौकरी भी ली, यही पूछने वाला था मैं आपसे अभी, क्वेश्चन था आपका। हाँ, कि वही चलिए आप बताएं कि आप अब एक हेड हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पूरा लीड कर रहे हैं, एक अच्छी खासी टीम को लीड करते हैं आप, तो उसमें भी अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और हमें फिल्टर आउट, वो कैसे आप ओवरकम करते हैं? बिल्कुल सर। तो अभी क्या है ना, मैं जैसे बता रहा था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना बीटेक किया था और 15-16 मेरा पास आउट था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने चीजें की। एग्जैक्टली। जॉब मेरी लगी थी एयरटेल इंडिया लखनऊ में, मैंने कुछ दिनों के लिए गया था, वहाँ जॉब भी करी, लेकिन एक अंदर से था यार कुछ करना है, अलग सा बिजनेस करना है, इट शुड बी माइन। हाँ, मतलब चीजें थोड़ा सा, क्योंकि पैसेंस था, घर वालों का भी थोड़ा सा था कि अभी नौकरी कर लो, बीटेक आपको कराया है, चीजें कर लो, लेकिन कुछ अपने आप से माइंडसेट करना होता है कि यार अब मेरे को कुछ बड़ा करना है, चीजें अलग करनी है थोड़ी सी। अब जब अलग करोगे आप, थोड़ी सी स्टार्टिंग में परेशानियां भी आपको आएंगी और एक स्टेप आपको पीछे भी लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, हमको अगर बॉलिंग करनी है, क्रिकेट में गेंद फेंकनी है, बॉल, तो एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, तभी आप उसको हिट कर सकते हो। आप सोचो सीधे वहीं से हिट कर दो। As same as I have obviously completed the BTech in civil, but the completion after completion I didn't pursue the BTech civil. अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज एक इंडस्ट्री को पूरा डोमिनेट और एक तरीके से पॉलिश कर रहा हूँ इसमें, बहुत अच्छे तो हाँ आप गए हो लीड करने के लिए। वही है कि आपने जैसे बोला कि एक स्टेप पीछे जाना चाहिए पड़ता है और फिर उसके बाद उस चीज को आपको पॉलिश करना पड़ता है, कमबैक करना पड़ता है। तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, हमें आते हैं, जैसे आपको क्या आते हैं? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। अभी जैसे मैं अभी अपनी बात पहले पूरी कर लेता हूँ। बिल्कुल बताएं। बीटेक किया था, उसके बाद एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स टीचर मैंने काम किया यहाँ पे कैट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन में। उस समय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CSIT की फील्ड हमारे यहाँ कम होती थी, मेनली मैकेनिकल सिविल में हम लोग डील करते थे। उस समय सर ने हायरिंग की, हमारी चीजें चली, स्टेप बाय स्टेप चीजें करी, ट्रेनिंग के तौर पर काम किया, एज अ मार्केटिंग में भी काम किया, सुपरवाइजर भी काम किया। अच्छा, मतलब बीटेक करने के बाद ऐसा नहीं लगा कि यार मैं बीटेक कर रहा हूँ, सैलरी मेरी 50, सारे डिपार्टमेंट में आपने पॉलिश करा ऑलमोस्ट, मतलब जो चीज मिल गई वहां पे ठीक है, करना है करना है, तो फिर वो ये नहीं सोचना क्या करना है। कई बार क्या होता है, अभी हमारे पास, मेरे पास खुद जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों का होता है, कैंडिडेट्स का, कि मैंने बीटेक करा है तो मैं इसमें ही जॉब करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, किसी हाल नहीं करूंगा, मैं ये किसी हाल नहीं। मेरे पास खुद फील्ड से बहुत सारे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, हायरिंग करता हूँ, चलती रहती है। तो अब क्या रहता है यार, मैंने बीटेक किया, मैं ये काम नहीं करूंगा सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो जॉब तो कर लेगा, जॉब इज द नॉट अ बिग डील, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे जाना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, उसमें अगर काम करना है, तो आप ना जिसे कहते हैं जमीनी स्तर पे चीजें समझ नहीं पाते। सारे डिपार्टमेंट जैसे सारे डिपार्टमेंट आपने करा। कई बार लग रहा है कि यार मेरे को इलेक्ट्रिशियन में अगर लाइट में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं फॉल्ट है आपको, आप वेट कर रहे हो, सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है, सेटअप बंद है, बच्चे आपके पास खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, काम पूरा, अब इलेक्ट्रिशियन आ नहीं रहा, तो फिर कहाँ आप सर्च करोगे? या तो अपना पूरा ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको मिनिमम स्किल्स इतनी तो आनी चाहिए कि आप कितना काम उसको कर सकते हैं। बीइंग हेड आपको सारी चीजें, आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, हालांकि मैं ये नहीं, और हेड वही होता है जिसको सब आता है, सब चीजें आपको वो कवर करनी पड़ेगी, वो डिपेंड नहीं होता, डिपेंड नहीं होता। तो फिर वो चीजें हमने करी, सब चीजों पे काम किया, मार्केटिंग में काम किया, स्टेप बाय स्टेप चीजें आई। फिर इस स्पोर्ट्स से, मतलब इस पार्ट से हटके इलेक्ट्रिकल, एज अ सिविल मैकेनिकल, मतलब मैंने एज अ काउंसलर अपना लुक आफ्टर किया, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती। फिर एज अ सेंटर मैनेजर काम किया, आज सेंटर हेड काम कर रहे हैं, और भी 3 सेंटर मेरे पास हैं, मुरादाबाद है, रामपुर है, नूरपुर भी एक सेंटर है, बागबाड़ा, बिजनौर भी हम लोगों के लुकअप में चल रही हैं चीजें। इसके अलावा और भी कुछ बिजनेस आपके साइड बाय साइड चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो वो सब चीजों का एक पैशनेट था, मेरे को था कि बिजनेस करना है, चीजें लीक से हटके अलग करनी है, तो उन सब पे काम किया, अपनी स्किल्स पे भी काम किया, जहां हमको लगता है कि यार अभी इन सब चीजों की कमी है, लाइक अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस पे पहले हमें ही काम करना है, सीखना है हमको उस चीज को, फिर अपनी टीम को आप डिलीवर करोगे। लाइक अभी वर्चुअल रियलिटी हमारी सिविल फील्ड के अंदर काम कर रहा है, 3D प्रिंटिंग पहले हमारा आया था, अभी AI के अंदर कुछ चीजें हम लोगों ने, स्मार्ट बिल्डिंग डिजाइन आ गया, स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन आ गया,
तो पहले वो कुछ चीजें हमें अपने आप से करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल। जब हम अपने आप से कर पाएंगे तो सामने वाले से वो चीजें करवा सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप सामने वाले से उसको बेटर नहीं करा सकते हो, लेकिन बेटर नहीं करा सकते। बिल्कुल। वो कर देगा, आपसे कई बार चीजें बोलेगा कि सर ये तो ऐसे ही होगा, पॉसिबल अब ही आपको नहीं है। पता नहीं। अब आपको पता नहीं तो बिल्कुल। कैसे कर पाओगे। तो Exactly। उसके लिए सब चीजें हमें जमीनी स्तर पर करनी पड़ती है, आपको लीड मिलना करने पड़ता के लिए है, आपको पता होना लोगों से चाहिए। बात करनी पड़ती है। वो कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर डेवलप हो जाता है जब तक आप चीजों पे काम करोगे, लेकिन जमीनी स्तर पे आपको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कुर्सी पे बैठे हो पूरा दिन ठीक है डील कर रहे हो, आपको सब जगह भागना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। अच्छा, तो आप इसमें अपनी पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस आउट करते हैं? बिल्कुल सर, कई बार क्या होता है पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होती है, हाँ। क्योंकि कई बार हमें 12 घंटे 13 घंटे भी काम करना पड़ता है। अगर आप सुबह निकल गए 7 बजे, आज रामपुर की विजिट है, वहाँ देखना है सारा, तो कई बार मतलब सुबह 7 बजे निकल गए हो तो आप 9 या 10 बजे ही आप सेंटर पर कहीं पर पहुंच पाते हो। तो उसमें क्या होता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। क्या आप सोचते हो कि नहीं मैं तो 10 घंटे ही काम करूंगा, जैसे लोग कहते हैं ना नहीं 10 घंटे ही करना है, ऐसा सोचते हैं आप? मेरी तो थॉट्स नहीं नहीं सोचना है ऑब्वियसली। मतलब सेम थिंग, अगर आप लीडर हो तो आपको 18 घंटे करना पड़े या 24 घंटे? कभी लगता है मेरे को आज 18 घंटे काम करना है तो नो बिग डील, मेरे को काम करना ही करना है, चाहे वो रात का 1 बज रहा है 2 बज रहा है, काम कंप्लीट करना है। इवन अभी हम लोगों का क्या था, अभी सेंटर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, डिस्टर्ब इन द सेंस लोकेशन रिलोकेट हम लोगों ने की थी वहां से। तो अभी लास्ट मतलब 1 वीक पहले सुबह 7 बजे उठ के भी काम किया, उठाया, लोगों को काम करवाया, शिफ्टिंग करी पूरी तरीके से, एक बजे तक काम करवाया, चीजों का काम करवाने के बाद एक चीज उठा के शिफ्ट करी। तो वो सब चीजें करनी पड़ती है, ये एक लाइफ का पार्ट है, अप डाउन चलती रहती है चीजें, ये एक लीडर की लाइफ है, तो ये ये करना पड़ता ही है। चीजें अगर आप चाहो कि मेरे का ठीक है सेटलमेंट हो गया, काम नहीं, आपको अगर बहुत ऊपर जाना है तो आपको ये सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी कि भाई 10 आवर्स वर्क डे मुझे रखना है, तो वर्क डे रखना है, 9 आवर्स करना है, तो आप बड़ा नहीं कर सकते, आप बड़ा नहीं कर सकते। तो वो चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। इवन बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस कर लो, इवन हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल, इसके साथ में हम लोगों ने अभी कुछ चीजें और भी एस्टेब्लिश की है। मैं तो हालांकि साइड बाय साइड कुछ काम करके चलता हूँ बिल्कुल एज अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में आपको तो कुछ नहीं पता किसी बिजनेस का अप एंड डाउन कब आ जाए, तो आपके पास सिमिलर अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप पैरेलल कुछ ना कुछ करते रहो। स्टार्टिंग में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी लाइट की, एलईडी बल्ब की, एवरीनिक्स करके। वहां से लाइट वगैरह हमने मैन्युफैक्चरिंग करी थी, वहां पे कुछ चीजें हुई, डेवलप हुआ, वहां से कुछ हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन काम किया, लेकिन उस चीज के बारे में भी आपने डेवलपमेंट किया। तो बहुत सारे ऐसे अभी भी, हालांकि एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का हमारा एक नया काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, लाइक बीइंग कंप्लीटली पूरा एक्सपोर्ट, जिसमें आपका जो होगा ब्रास के आर्टिकल्स रहेंगे। अभी हमारा जो है वो कॉपर पे थोड़ा सा फोकस है। ओके, कॉपर आइटम्स हैं जिसमें ब्रास के और बार के आइटम्स कुछ हैं। अच्छा, और बोटल्स वगैरह कुछ हैं, इसका हमारा फोकस चल रहा है, काम हो गया। तो आप उसको पूरा टेक्निकल तरीके से हम डील करेंगे, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग फील्ड से भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, और इस फील्ड के मतलब एक्सपर्ट हैं हम लोग। ऑब्वियसली इस टाइम कहाँ टारगेट करना है, किस जगह टारगेट करना है, आपको पहले से ही पता है, कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप वो सारी चीजें लेके आप ला रहे हैं। तो आप मुरादाबाद के एज अ एकेडमिक एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं कि हमें क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? जी, एकेडमिक में सर जैसे हम लोग, हमारा जो काम है वो स्किल्स का काम है, बिल्कुल, और हम स्किल्स पे ही सोचते हैं। हालांकि स्टार्टिंग एजुकेशन पे आप जैसे 10th के बाद या 12th के बाद जो फोकस रहता है, क्योंकि 12th तक तो हम बच्चों से ये कहते हैं आपका जो मतलब एक बेसिक एजुकेशन है वो तो होना चाहिए, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक एजुकेशन आप करिए, लेकिन साथ साथ में अपनी स्किल्स को आप पॉलिश करते रहिए, स्किल्स पे अपना काम करते रहिए। टारगेट अपना आपको डिफाइन करने का पड़ेगा आफ्टर 10th। ओके, 10th आप कर लो, 10th करने के बाद आपने डिफाइन करना है, टारगेट अपना रख लो कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड से रिलेटेड मेरे को काम करना है, और यहाँ मेरी एक टारगेटिंग है। 12th करूंगा, नो इशू, आप अच्छे मार्क्स ले आओ, मत लाओ, एक एवरेज भी ले आओ, 60% भी आप ले आओ, तो आप अच्छा कर जाओगे। हाँ, आपको अगर एक आपने स्टार्टिंग में टारगेट कर लिया कि भाई मेरे को आगे किसी पीसीएस आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप फिर उसी पे फोकस करो। आपके जो पाथ हैं वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए, आपको एक गोल फोकस करना पड़ेगा कि ये मेरे पाथ हैं, ये मेरे वो हैं, इन सब की जैसे लोग अपने हर 6 मंथ्स में जॉब चेंज करना, फील्ड चेंज करना करते रहते हैं कि नहीं 6 महीने में ये, 2 महीने में ये, 4 महीने में ये। बहुत से हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो आप ऐसे कैंडिडेट, ऐसे व्यूअर्स को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो देखो कई बार क्या होता है, हाँ, अभी एक रिसेंट मेरे पास एक केस था, एक बच्चे ने, क्योंकि अभी लास्ट 3 ईयर से थोड़ा सा ना
मतलब एक तरीके से कह लीजिए फार्मेसी की तरफ Okay. पूरी जनता, मतलब एक जो भीड़ थी वो जा पूरी रही की पूरी थी। फार्मेसी में जा रही थी। ओके। डी फार्मा में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे थे, बी Okay. फार्मा में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, पूरी तरह से बच्चे लगे पड़े थे, हर बच्चा डी फार्मा फार्मेसी फार्मेसी ओके। लगे पड़े थे। अभी एक केस लास्ट 3 मंथ पहले का था मेरे पास, एक बी फार्मा स्टूडेंट्स, और मेरे पास उसका रिज्यूम्स आया, मैंने भी कहीं उसको डिलीवर किया, वो मार्केटिंग के लिए आया था, ओके। किसी रेफरेंस से आया था। तो यार मेरा क्वेश्चन उससे यही था, भाई आपने बी फार्मा किया है, आप कुछ काम भी कर रहे हो, फिर क्यों दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहे हो? अब मार्केटिंग क्यों? अब मार्केटिंग क्यों भाई? आपको अगर फील्ड चुनना ही था तो आप पहले ही चुनते आप। फिर आंसर वही था कि जो भीड़ जा रही थी उसके साथ हमने भी फार्मेसी कर ली। अब फार्मेसी कर ली तो रेड रेस, लोग इतने सारे हो गए उस फील्ड में, तो फिर वो सैलरी लेस हो गई, अप एंड डाउन आती है चीजें। जहाँ पे जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमिक्स का रूल्स यही है, ऑब्वियसली वो फिर डाउन आ जाएगा। रेड रेस करते हैं लोग, रेस करते हैं। तो ये रैट रेस के अकॉर्डिंग मुझे भी दिखती है, लोग रैट रेस में भागते हैं। लाइक मैं देख रहा हूँ, मैं भी बैठा हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग रैट रेस में, जैसे अभी हम भी देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं तो एक ही तरफ भागे चले जा रहे हैं कि चाहे उनका उसमें कुछ आगे नहीं होना फिर भी वो रैट रेस कर रहे हैं। तो उसमें फिर वो अपने ऑप्शंस बदल रहे हैं, कभी इस ऑप्शन में, कभी इस ऑप्शन में, कभी इस ऑप्शन में। फिर वही ना, वो प्रॉब्लम्स उनको रहती है, वो हमेशा रहती है। अपना एक स्टेबलिश, जो आप स्टेबल करना चाहते हो एक एज तक, या आपको जो है 25 और 20, मैं कहता हूँ 30 तक आपको स्टेबल होना है। बिल्कुल, आप स्टेबल हो जाओ, उस फील्ड को आप पकड़ लो, फिर आपको उसी में करना है जो भी करना है। आप 31 के बाद 32 के बाद आप सोच रहे हो मेरे को ये फील्ड चेंज करनी है, यहाँ कुछ करना है, एक सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो एक माइनर्स है, लेकिन आपको एक एस्टेब्लिशमेंट अपना करना पड़ेगा। तो यहाँ अपना टारगेट आप रख लीजिए, मेरे को यही करना है, उसके बाद इसी फील्ड में मेरे को अपना ग्रोइंग करना है। स्टार्टिंग भले ही आपका कम से हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप ग्रो करेंगे, चीजों पे ग्रो कर जाएंगे। तो बीइंग एक हेड और बीइंग ऑब्वियसली लीडर और बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आप क्या व्यूअर्स को एक शॉर्ट एडवाइस देना चाहेंगे कुछ वर्ड्स में, जिससे कि वो भी इस चीज को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकें? बिल्कुल, देखो मेरी एडवाइस सर यही रहेगी बच्चों के लिए भी, या जो भी आगे बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो फील्ड आप चुन रहे हो, इवन आपको बिजनेस करना है, लाइक आपको किसी भी फील्ड में बिजनेस करना है, एजुकेशन में करना है या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में, जैसे आजकल बहुत सारे नए लड़के आते हैं अलग अलग, एक्सपोर्ट करना है, मेरे को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसका ना एक प्रॉपर नॉलेज आप पहले ले लो, एक रोड मैप बनाओ, रोड मैप आप प्रिपेयर कर लो, कि ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से आप एक्सपोर्ट कर लो। एग्जैक्टली, पहले से बहुत सारे बिग प्लेयर उसके अंदर हैं जो काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आजकल एक बार। अच्छा, एक बहुत ज्यादा मिथ है कि मैं पूरा फैक्ट्री के साथ ही एक्सपोर्ट करूंगा, घर से शुरू नहीं करूंगा, कि मतलब आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो बहुत बड़े से। वो उसमें ना देखो, आपके डाउनफॉल के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चांसेस क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, वो सारी मशीनें परचेज कर ली होती हैं, जिन मशीनों की कई बार मैं मार्केट से भी उठा के काम करा सकता हूँ। एग्जैक्टली, भाई लाइक आपको BMC CNC खरीदनी है, परचेज करनी है, उसके साथ में कुछ और भी मशीनें आपको परचेज करनी पड़ती है, सेटअप पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अब मैन्युफैक्चरिंग पे आप ध्यान दो, मार्केटिंग पे आप ध्यान दो, क्वालिटी पे आप ध्यान दो, उसके बाद अपनी एक टीम हायरिंग करो, तो आपका जो बजट है ना वो बहुत अच्छे लेवल तक चला जाता है। फिर आपको ना बैक हैंड में या बैक में जाने की कोई चांसेस नहीं रहते, फिर आप हल्के हल्के ग्रो कर सकते हो। मतलब स्टेप अगर मैं बात करूं तो फिर कहीं ना कहीं वो जो है डिमोरलाइज हो जाता है बंदा, फिर वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से फंस जाता है। एग्जाम्पल भी ऐसा मैं आपको दे देता हूँ। घर का एक का बिजनेस था, मिले मेरे से एक साहब आए, मुलाकात करी कि यार ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सब चीजें लगाई, ये सब कुछ करा और सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट में मेरे को कोई ऑर्डर मिले ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं मिले सारे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डाउनफॉल में चली गई। जितना मैंने कहीं से उधार लिया था, लगाया था, वो सब कुछ में कहीं ना कहीं कर्जे में आ गया। तो अब आपको ये सोचना है कि यार मेरे को मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, मेरे को सेल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आप पहले दिन से अगर हायरिंग करके काम करा रहे हो बंदे से, तो आप सोचो कि उसका रिजल्ट या आउटपुट आपको सेम डे या अगले दिन मिल जाएगा, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। Exactly. कई बार 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, एक बार को आपको क्रॉस करने में, एक बार को आपको क्लोज करने में। तो आपको पहले अगर टारगेटिंग कर रहे हो, जैसे आपको आपको एक्सपोर्ट ही करना है, छोटा प्रोडक्ट उठा लो, एक ही प्रोडक्ट आप उठा लो, उस प्रोडक्ट पे आप काम करो पहले थोड़ा। बिल्कुल, उस बोटल्स में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितने सारे ऐसे
मीडियम है या कितने ऐसे स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर स्टेप की बात करता हूँ, पहले मेरे को बोतल का एक नॉर्मल मतलब एक नमूना तैयार करना है, तो उसके लिए साइज शेप क्या होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल मैं उसके अंदर यूज कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर मॉडल को पकड़ लो। नंबर ऑफ बायर्स हमारे मुरादाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ मजदूरी पे काम करते हैं, डे बाय स्टेप आप उनको पकड़ो, वेजेस पे काम कराओ, वेजेस पे काम कराओ, मॉडल्स उठाओ, मॉडल्स उठाने के बाद उस मॉडल को आप प्रिपेयर करो। आप इस सारे समय को जो है अपने मार्केटिंग या सेल्स वाले बंदे को क्लोज करने में जो आपको मेन अपनी पॉलिसिंग में करना पड़ेगा। बिल्कुल, लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आजकल तो वो भी बहुत सारी चीजें हो गई, मेल्स करनी है आपको, तो बहुत सारे एआई के प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं, उन पे आप काम कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो आपको इस स्टेप में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बायर से बात करनी है, फोन पे बात करना है, वो आपको क्लोज करनी पड़ेगी। उन सब चीजों पे काम करके आप काम करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल तो बन गए, आप ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हो। हाँ, मेटा है हमारे पास, मेटा एड्स से हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। लाइक मेरे को यूके की करनी है, यूएसए की करनी है, गूगल एड्स है, गूगल एडसेंस है मेरे, तो उन सब चीजों पे आप काम करो। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको महंगा पड़ेगा, प्रोडक्ट मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 50 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ रहा है और आप बेच भी दोगे आराम से। 50 का प्रोडक्ट हो सकता है आपको 60 और 65 रुपए का पड़ रहा हो, उस 10 और 15 रुपए को बचाने के लिए आप उतना इन्वेस्ट पीछे कर चुके होते हो, जो आपको बैक लेने में प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली। तो मेरा लोग सोचते हैं कि नहीं, कि मैं अपनी जो है कॉस्टिंग नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो स्टार्टिंग में आप करो, कम मार्जिन के साथ आप काम करो, एग्जैक्टली, नो इशू। लेकिन जब आपको लगे चीजें स्टेब्लिश हो रही है, पैसा पीछे से आ रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो और चीजों को एस्टेब्लिशमेंट करो। तो नटशेल हमें शुरुआत करनी चाहिए, और उसके साथ शुरुआत करने के साथ बता रहे थे कि आपके पास अलग अलग इंडस्ट्रीज के आते हैं, जैसे प्रोडक्ट के आते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था ना, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, प्रोडक्ट के रिलेटेड आते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड आते हैं, उसमें काम करना होता है। अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आया, जैसे कि टैरिफ का कुछ चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमारे पास हैं। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बता रहा हूँ, अपना बिजनेस उसमें भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि हर एक बंदे को आज के टाइम में अपना घर बहुत अच्छा बनाना होता है। कस्टमाइज चीजें बना रहे हैं, कस्टमाइज चीजें लगा रहे हैं उसके अंदर, और नए नए मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको इंटीरियर डेकोर में काम कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग खोले, पैनल्स, चारकोल्स, कारपेट्स, ग्रास, मैट्स, ये सब चीजें बिजनेस में आ रही। अब उसका भी काम करने का तरीका है, आप ना मतलब नॉर्मल लोगों से कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद वहां से पूरा लेबर उठाओ और एक ऑफिस एस्टेब्लिश करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, आप टेक का रोल कितना समझते हो किसी भी चीज में? बिल्कुल, देखो टेक का रोल तो ऑब्वियसली हर जगह है या होना चाहिए, रहा है, और वो बढ़ भी रहा है। जैसे लोग रॉ तरीके से अपने स्टार्ट कर लेते हैं, शॉप स्टार्ट कर ली किसी भी चीज की, कारपेट की या किसी भी चीज की XYZ, तो अब वो सोचते हैं कि नहीं, क्या ही जरूरत है व्हाट्सएप को वो करना ऑप्टिमाइज, या क्या ही जरूरत है ये चीजें करना। वो चीजें अब देखो ट्रेंड्स चेंज हो रहा है, तो हमें टाइम के हिसाब से चेंज तो करना पड़ेगा। ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहा है, पहले हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, आजकल सुबह उठता है आदमी फोन उठाता है, फोन पे स्क्रोलिंग शुरू कर देती है, या तो यूट्यूब या फिर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मोस्टली जनरेशन आज की जो है 18 वाली, वो इंस्टाग्राम पे जा रही है, वही वीडियोस जा रही हैं आपकी। लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया आजकल, वहां से कमा भी कर, अर्निंग भी अच्छी हो रही है, चल भी रहा है, ठीक है। और इन सब चीजों को हमें अपडेट करना पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मार्केटिंग की कुछ फील्ड्स आनी चाहिए, हर चीज आपको अपडेट रखनी चाहिए। वो डिजिटल मार्केटिंग वाले जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत जरूरी है हर एक बिजनेसमैन के लिए। मैं हूं या आप हो या कोई भी छोटा बिजनेसमैन है या दुकानदार है, आज के टाइम पे अगर वो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग नहीं कर रहा है, उसके चीजें नहीं सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेप बैक है, और वो बहुत लंबे समय तक मार्केट में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें जो आने वाले नई क्लाइंट्स है, नई जनरेशन है, उनको अपने बारे में बताया नहीं बता पाएगा, फिर कैसे उसको आगे लेके जाना है। तो वो सब चीजें अपने आप को करनी पड़ेंगी, ग्रो करनी पड़ेंगी। मतलब आजकल बिजनेस भी बहुत आसान नहीं रह गया। एग्जैक्टली, सीधी सी अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम प्राइस में भी लोग दे रहे हैं और बहुत हाई प्राइस में भी, बट लोगों को अभी क्वालिटी डिफरेंशिएट करना नहीं आ पा रहा, क्वालिटी डिफरेंस नहीं करना आ रहा। कई बार क्या होता है, क्वालिटी आप दे पा रहे हो, उसको डिफाइन करना भी, चीजें क्या है, किस तरीके से डिफाइन करना। कई बार क्या होता है, हमने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया पीछे से, वो हमें 10 रुपए में पड़ रहा है, हमने बीच आगे 12 या 15 रुपए में बेच दिया। तो उस सामने वाले जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको समझाना क्या है, किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की या पर्टिकुलर
जो आपने सेल कर रहे हो उस मटेरियल्स के क्या नॉलेज है आपको, कितना आप सेल कर पा रहे हो, तो उसकी मटेरियल की नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी होती है, जिसमें कि चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा बेटर तरीके से। अब क्या होता है कई बार न्यू जनरेशन के लोग, यार मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को एजुकेशन सेंटर खोलना है, आते हैं लोग, देखते हैं कई बार, हमें देखते हैं कई बार लोग, सेम एज माय, मेरे पास भी आते हैं कई बार के आपने सेंटर खोला, हमें भी खोले, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कर लिया सेंटर एस्टेब्लिश, कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल 1.5 साल लगता है चीजें नहीं हो पा रही तो फिर वो बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जॉब में जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना है अपने आप को, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बॉस जिसमें भी आपको बिजनेस करना है, आप देख के मत आगे बढ़ो, देख के मत आगे बढ़ो, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल आपके अंदर है, उन सब चीजों पे आप काम करो, बेटर ग्रो करोगे। आप अगर मकान बनाने का काम ज्यादा अच्छे से जानते हो, उसके अंदर आप काम करना जानते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बनने के बारे में मत सोचो कि मैं एक्सपोर्टर बनूंगा, या मैं बिजनेसमैन बनूंगा, या मेरे को ये आपके अंदर जो लग रहा है मैं कर सकता हूँ, जो यूनिक चीज आप डाल सकते हो, आप ला सकते हो, वो अपने बिजनेस में वो लेके आइए, या अपने काम में लेके आइए, या अपनी नौकरी में लेके आइए, उसको आप लेके आइए, ज्यादा अच्छे से आप ग्रो करोगे, ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल, और ज्यादा अच्छी जो मेन हम लोग जिसके लिए काम करते हैं अर्निंग कर पाओगे, सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच अरमान जी, और थैंक यू फॉर कमिंग, एंड वी विल जस्ट कनेक्ट ऑल द थिंग्स। बिल्कुल, और आपने जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए बहुत हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी जो रहेंगे यूजफुल रहेंगे, और ऑब्वियसली दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और हम ऐसे ही अलग और चीजों को लेके आएंगे इन फ्यूचर फॉर द गॉड सेक। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मास्टर, और आगे भी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई फ्यूचर में कभी और भी जरूरत होती है तो आइए। थैंक यू।